वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आगे बढ़ने से पहले अब हम दो शब्दों पर विचार करेंगे। एक तो है ऐच्छिक क्रियाएं, वॉलेंटरी एक्शन, ऐच्छिक क्रियाएं, और दूसरा है अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंटरी एक्शन। वॉलेंटरी एक्शन क्या होते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, और अनैच्छिक क्रियाएं यानी इनवॉलेंटरी एक्शन क्या होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ऐच्छिक क्रियाओं की यानी वॉलेंटरी एक्शंस की, तो ऐच्छिक क्रियाओं के अंदर वे कार्य आते हैं, वे कार्य जो इच्छा से किए जाते हैं यानी सोच समझ करके किए जाते हैं, वे कार्य जो सोच समझ करके किए जाते, समझ कर किए जाते। ठीक है, जिसमें हम दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वे कार्य जो सोच समझ करके पहले सोचा समझा जाता है और फिर उसको किया जाता है। ठीक, जैसे लिखना, राइटिंग करना, बोलना आदि। ठीक, वे कार्य जो सोच समझ करके दिमाग का इस्तेमाल करके, ब्रेन का इस्तेमाल करके और फिर हम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऐच्छिक या वॉलेंटरी एक्शन, ऐच्छिक कार्य या वॉलेंटरी एक्शन। ठीक है, और वे कार्य जो कि हम बिना सोचे समझे ही कर देते हैं, जो ऑटोमेटिक होते हैं, हमारा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे कार्य जो स्वचालित होते हैं, अपने आप चालित होते हैं, स्वचालित, ऑटोमेटिक,
स्वचालित, ऑटोमेटिक। वे कार्य जो स्वचालित होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, उन कार्यों को हम कहते हैं अनैच्छिक कार्य या इनवॉलेंट्री एक्शन। उदाहरण के लिए हृदय का स्पंदन, हार्ट बीटिंग, हृदय का स्पंदन, स्पंदन, हार्ट बीटिंग, या हम सांस लेते हैं, श्वसन की जो क्रिया है, श्वसन। क्या हम सोचते हैं कि हमारा हार्ट बीट होना चाहिए, स्पंदन होना चाहिए हार्ट का? ये हम सोचते नहीं है, ये अपने आप ही हार्ट अपने आप बीट करता रहता है। इसी प्रकार से सांस लेने की हम सोचते नहीं है, श्वसन प्रक्रिया स्वतः ही चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। जैसे किडनी, अगर हम बात करें वृक्क की, वृक्क या किडनी की, तो इसकी जो कार्य प्रणाली है वो भी स्वचालित है। हमें सोचना नहीं पड़ता कि किडनी वर्क करे कि नहीं करे, ठीक है। जैसे भोजन का पाचन, अगर हम बात करें, तो क्या भोजन को पचाने के लिए आप सोचते हैं कि भोजन पचना चाहिए कि नहीं पचना चाहिए? तो भोजन का पाचन भी ऐसी क्रिया है जो स्वचालित है। अगर हम बात करें हमारे पसीना, हम दौड़ते हैं, हमारे पसीना निकलता है, तो क्या पसीना निकलने के लिए हम कहते हैं कि पसीना निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? तो ये जो पसीना निकलता है, ये भी स्वचालित प्रक्रिया है। तो वे कार्य जो स्वचालित होते हैं उनको तो हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, और जो कार्य सोच समझ करके किए जाते हैं उनको हम कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन, ऐच्छिक कार्य। आई बात समझ? अब यहां पे एक अंतर और बता दें दोनों के अंदर। अगर बात करें हम ऐच्छिक कार्यों की, तो ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण जो है हमारे दिमाग का अलग भाग करता है, और अनैच्छिक कार्यों का यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस का नियंत्रण हमारे दिमाग का अलग भाग करता है। तो कौन सा भाग हमारे दिमाग का ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है? वो है हमारे दिमाग का पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं हिंड ब्रेन, HIND, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। पश्च भाग का, इस भाग का भी एक हिस्सा है अनुमस्तिष्क। पश्च भाग का हिस्सा अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे सेरिबेलम, 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 ठीक है। है बस। तो ऐच्छिक क्रियाएं जो हैं, वॉलेंट्री जो एक्शंस हैं, उनका नियंत्रण कौन करता है? अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, सेरिबेलम, जो कि हमारे पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, हिंड ब्रेन का हिस्सा, ठीक है। अगर इसी तरह हम बात करें कि अनैच्छिक क्रियाएं जो हैं उनका नियंत्रण कौन करता है, दिमाग का कौन सा हिस्सा करता है? तो अनैच्छिक क्रियाओं का अगर हम बात करें तो हमारा दिमाग का मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, तथा पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क होते हिंड ब्रेन, HIND, हिंड ब्रेन, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का कौन करता है? मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने पश्चिम मस्तिष्क बोला और मध्य मस्तिष्क बोला,
हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, इनके बारे में और डिटेल जो है, अनुमस्तिष्क को बोला, सेरिबेलम को बोला हमने, इनके बारे में और डिटेल जब हम मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे उस समय आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल इनको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती क्रिया पर, रिफ्लेक्स एक्शन। प्रत्यावर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन या प्रत्यावर्ती क्रिया का मतलब ऐसे कार्य से है, ऐसे एक्शन से है, ऐसी क्रिया से है जो कि किसी उद्दीपन के कारण स्वचालित रूप से हुई। यहां मैं लिख देता हूं, किसी उद्दीपन के कारण, किसी उद्दीपन, उद्दीपन को अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्टिमुलस, STIMULUS, स्टिमुलस। उद्दीपन या स्टिमुलस का मतलब होता है वातावरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन। उद्दीपन यानी ऐसा कोई फैक्टर जो मोटिवेट करता हो, प्रेरक हो, वातावरण में किसी प्रकार का परिवर्तन संबंधी कोई तत्व जो है उसको हम उद्दीपन बोलते हैं, उद्दीपन या स्टिमुलस। ठीक है, या इसको वातावरण में परिवर्तन भी हम मानते हैं। तो किसी उद्दीपन के कारण शरीर की स्वचालित यानी ऑटोमेटिक, स्वचालित व त्वरित यानी तुरंत अनुक्रिया, यानी रेस्पॉन्स, को रेस्पॉन्स बोल, अनुक्रिया को रेस्पॉन्स बोल को प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं, को प्रत्यावर्ती या रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। प्रत्यावर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। किसी उद्दीपन के कारण, किसी स्टिमुलस के कारण शरीर की स्वचालित यानी ऑटोमेटिक व त्वरित यानी करंट, तुरंत अनुक्रिया को, रेस्पॉन्स को प्रत्यावर्ती क्रिया है। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जैसे ही आपका हाथ किसी गर्म चीज को छूता है या आग की लौ के पास में आता है तो बिना सोचे समझे आपका हाथ तुरंत वहां से हट जाता है। इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कई बार कि आपकी आंखों में अचानक कोई तेज रोशनी जाती है तो तेज रोशनी पड़ने पर बिना सोचे समझे उस रोशनी के से हमारी आंखों को नुकसान ना हो जाए, इस नुकसान से बचाने के लिए हमारी आंखों का जो ये प्यूपिल होता है, आंखों के बीच में जो तारा होता है काले रंग का, ये छेद होता है एक प्रकार का, इसको प्यूपिल बोलते हैं। ये जो एक काला तारा है इसको प्यूपिल बोलते हैं। ये एक प्रकार का छेद होता है, आइरिस के बीच में एक प्रकार का छेद होता है तो प्यूपिल बोलते हैं। तो इसका साइज ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है, जैसे ही तेज लाइट पड़ेगी तो छोटा हो जाएगा और जैसे ही अंधेरा होगा कहीं पे तो वहां पर डिम लाइट होगी या अंधेरा होगा वहां पर ये इसका आकार फैल जाता है। जब हम आंखों की बात करेंगे आगे के चैप्टर में वहां पर भी हम इस बात को आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है खाली कि जब भी हम किसी गर्म चीज से हमारा हाथ
या हमारा बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी शरीर का कोई हिस्सा छूता है तो वो तुरंत, तो ऑटोमेटिक वहां से हट जाता है, दूर हो कर लेते हैं हम उस जगह को। ठीक है। इसी तरह से आंखों में अगर कोई तेज रोशनी आ रही है तो हमारी आंखों का जो प्यूपिल है, जो हमारा तारा है, वो छोटा कर लेते हैं, सिकुड़ लेते हैं। ठीक है। ये जो है ये प्रत्यावर्ती क्रिया है। प्रत्यावर्ती क्रिया का मतलब है किसी भी उद्दीपन के कारण, उद्दीपन या स्टिमुलस का मतलब होता है वातावरण में होने वाला कोई भी परिवर्तन। तो किसी भी उद्दीपन के कारण शरीर की स्वचालित, ऑटोमेटिक और त्वरित अनुक्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, देखिए समझने वाली बात यह है कि आमतौर पे जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज को उठाना है, यहाँ पे ये कोई बॉल रखी हुई है, उसको हमें उठाना है, तो इसके निर्णय, इसका तरीका क्या होता है, बॉल, हमारी आंखें इस बॉल को देखेंगी सबसे पहले, उसके बाद में आंखों के जो रिसेप्टर्स हैं, आंखों के अंदर हमने बताया कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, यानी ग्राह्य पाए जाते हैं। ग्राह्य रिसेप्टर क्या होते हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इनका काम होता है संवेदनाओं को ग्रहण करना। तो ये जो रिसेप्टर हैं, ये इस संवेदना को ग्रहण करेंगे कि यहाँ पर बॉल है, उसके बाद में इस सूचना को हमारे ब्रेन तक पहुंचा देंगे। ब्रेन में बहुत सारा विश्लेषण होगा कि क्या हमें इसको, बॉल को उठाना है या नहीं उठाना है। ये सब होने के बाद में जब डिसीजन हो जाता है बॉल को उठाना है, तब जाकर के हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन जो है वो आदेश देता है तंत्रिकाओं को, शरीर बॉडी पार्ट्स को, कि भाई इस बॉल को उठा लें। यानी कुल मिलाकर सामान्य निर्णय प्रक्रिया में क्या हुआ कि पहले दिमाग ने सोचा और सोचने के बाद में डिसाइड किया और दोबारा से अपने आदेश दिया कि भाई इसको लेना है कि नहीं लेना है, उठाना है कि नहीं उठाना। लेकिन कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसी आपातकालीन परिस्थितियां होती हैं, जिन परिस्थितियों में इतना समय नहीं होता सोचने का कि भाई हम पहले सोचेंगे और फिर निर्णय देंगे, फिर उसको एक्शन लेंगे। अगर इतना टाइम हम लगा देंगे तो हमारे शरीर को हानि हो सकती है। जैसे कि आग की लौ के ऊपर अपना हाथ गया और फिर हमारा दिमाग ये सोचे कि लौ से हाथ हटाऊं या नहीं हटाऊं, इतना अगर टाइम लगेगा तो हमारा हाथ पहले ही जल जाएगा। ठीक है। तो ऐसी जो क्रियाएं जिनके अंदर हमारा दिमाग सोचता नहीं और बिना दिमाग के सोचे ही वो एक्शन हो जाता है, ऑटोमेटिक एक्शन हो जाता है, ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं, वो संभव होते हैं प्रतिवर्ती चाप के कारण, रिफ्लेक्स आर्क के कारण। अब प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क ये क्या होता है, आइए देखते हैं। प्रत्यावर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं और ये याद करते हैं कि न्यूरॉन्स हमने कितने प्रकार के बताए थे। देखिए हमने न्यूरॉन्स 3 प्रकार के बताए थे। एक न्यूरॉन था सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा न्यूरॉन था मोटर न्यूरॉन और तीसरे प्रकार का जो न्यूरॉन था वो था रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। 3 प्रकार के न्यूरॉन हमने आपको बताए। ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन का काम था कि कोई भी सूचना है, उस सूचना को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब था, इसमें 2 चीजें आती हैं, एक तो आता है हमारा ब्रेन यानी हमारा दिमाग, और दूसरी आती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी में जो पाई जाती है। ठीक। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या था, सूचनाओं को पहले स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ले जाना, मेरुरज्जु की तरफ ले जाना,
और वहां से फिर दिमाग की तरफ ले जाना। ठीक। इसी तरह से दूसरे प्रकार के न्यूरॉन जो थे हमारे मोटर न्यूरॉन, उनका काम क्या था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी पहले दिमाग से और उसके बाद में दिमाग से सूचनाएं आएंगी कहां पर, हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु के अंदर, और फिर वहां से बॉडी पार्ट्स के अंदर। ठीक है, सूचनाओं को लाना, ये मोटर न्यूरॉन का काम था। और तीसरे प्रकार के जो न्यूरॉन थे वो थे रीले न्यूरॉन, जो कि हमारे मस्तिष्क के अंदर पाए जाते हैं और हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु के अंदर भी पाए जाते हैं। और इन न्यूरॉन्स का काम होता है मस्तिष्क के अंदरूनी भागों में, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो मेरुरज्जु है, उसके अंदरूनी भागों में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। ठीक है। अगर हम सामान्य तरीके से सूचना के आदान प्रदान की चर्चा करें, सूचना के ट्रांसमिशन की बात करें, तो सामान्य तौर पर सूचनाओं का ट्रांसमिशन कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए हमारी उंगली में मौजूद किसी ग्राही ने कोई सूचना पिक की, सूचना ग्रहण की, ग्राही यानी रिसेप्टर। ठीक है। और उस रिसेप्टर से जुड़ी हुई जो तंत्रिकाएं हैं, उनके माध्यम से ये सूचनाएं, तंत्रिकाएं कौन सी, न्यूरॉन्स कौन से, रिसेप्टर से जो न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि रिसेप्टर से क्या जुड़े हुए होते हैं, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के क्या होते हैं, ध्रुमिकाएं जो होती हैं, डेंड्राइट्स जो होते हैं, वो रिसेप्टर से टच में होते हैं। और जब रिसेप्टर कोई सूचना ग्रहण करते हैं तो रिसेप्टर के अंदर एक विशेष केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके कारण जो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं, तंत्रिकाओं के जो ध्रुमिकाएं होती हैं, उनके अंदर एक विद्युत आवेग पैदा होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होता है। और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है, विद्युत आवेग जो है, एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका के अंदर रन करता है। तंत्रिकाएं लगातार जुड़ी हुई होती हैं, ये जो न्यूरॉन्स लगातार जुड़े हुए होते हैं और एक तंत्रिका बनाते हैं, समझ रहे हो, नर्व बना लेते हैं। ठीक है। तो जो सूचना को दिमाग तक ले जा रहे हैं, कैसे जा रही है सूचना, देखिए, यहां से ग्राही ने सूचना ली और ग्राही की सूचना के कारण एक विद्युत आवेग पैदा हुआ, किसमें, न्यूरॉन्स के अंदर। कौन से न्यूरॉन्स के अंदर, सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर। क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, सूचनाओं को कहां से ले जाते हैं, बॉडी पार्ट से, और कहां ले जाते हैं, पहले तो ले जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, यानी मेरुरज्जु के अंदर, और मेरुरज्जु के बाद में सूचनाओं को ले जाते हैं कहां पर, वहां से सूचनाएं जाती हैं कहां पर, ब्रेन को, BRAIN, ब्रेन, ब्रेन को ले जाते हैं। ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, ब्रेन उन सूचनाओं का विश्लेषण करता है और अपना एक निर्णय देता है। और निर्णय किनके थ्रू देता है, मोटर न्यूरॉन्स के जरिए, मोटर न्यूरॉन्स से बनी हुई जो तंत्रिकाएं हैं उनके जरिए। ठीक है। और ये जो आदेश दे रहा है, निर्णय दे रहा है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, ये आदेश भी पहले कहां पे आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, मेरुरज्जु में आते हैं। ठीक है। गए भी मेरुरज्जु से, आए भी मेरुरज्जु में। ठीक है। और मेरुरज्जु में आने के बाद में वहां से ये कहां जाएंगे, मेरुरज्जु से होते हुए जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो मसल्स हैं हमारे शरीर की, उनके अंदर जाएंगे निर्णय। ठीक है। ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है। ठीक है बात समझ, बॉडी पार्ट्स के लिए जाएगा। लेकिन जब प्रत्यावर्ती चाप बनता है, रिफ्लेक्स एक्शन बनता है, रिफ्लेक्स एक्शन बनता है विशेष परिस्थिति में। विशेष परिस्थिति में जैसे अचानक हमने किसी चीज को छू लिया, बहुत गर्म चीज जिससे हमारा हाथ जल सकता था, हमारे शरीर को हानि पहुंच सकती थी, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये प्रक्रिया फॉलो होना कि पहले सूचना जाएगी मेरुरज्जु को, मेरुरज्जु के बाद में जाएगी ब्रेन को, ब्रेन वहां पे विश्लेषण करेगा
और उसके बाद में निर्णय देगा। निर्णय के बाद में वापस से सूचना मेरुरज्जु में आएगी और मेरुरज्जु से फिर बॉडी पार्ट्स या मसल्स को जाएगी और फिर वो मसल्स जो हैं वो अपने हाथ को हटाएंगी। इस प्रक्रिया ये में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है और इससे हमारे शरीर को हानि हो सकती है। इसलिए ये प्रक्रिया जल्दी हो जाए, इसलिए सिस्टम क्या होता है कि सूचना मेरुरज्जु तक तो जाती है। जैसे कि ये सूचना आई, देखिए यहाँ पे सूचना आ गई, ये सूचना मेरुरज्जु तक तो आ गई। मेरुरज्जु के बाद ये डेंड्राइट्स, ये एक्सोन एंडिंग आ गई, ये कोई तंत्रिका थी, उस तंत्रिका का एक्सोन एंडिंग आ गई, यहाँ पर ये खत्म हो गई सूचना। अब दूसरी सूचना भी आती इधर से, जवाब आता, उसमें टाइम लग जाता। अब हम जानते हैं कि मेरुरज्जु जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? रीले न्यूरॉन। रीले न्यूरॉन। तो ये रीले न्यूरॉन क्या करता है? ये जो बॉडी पार्ट्स को जाने वाली जो न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं, उनके बीच में जो गैप होता है उसके अंदर स्वयं को एडजस्ट कर लेता है, उनको स्वयं जोड़ देता है। जैसे यहाँ पर इस स्थान पर रीले न्यूरॉन जुड़ गया, समझ में आई बात? यानी यहाँ पर रीले न्यूरॉन से ये दोनों चीजें जुड़ गई। रीले न्यूरॉन के कारण हुआ क्या कि जो सूचना आई उसके बाद में उस सूचना के अनुरूप जो एक्शन करना था वो सीधा ही मोटर न्यूरॉन को उसको आदेश प्राप्त हो गया और इस मोटर न्यूरॉन के थ्रू सीधे ही मसल्स को सूचना पहुंच गई और मसल्स ने अपना काम किया और अपना हाथ वहां से गर्म चीज से हट गया। इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती चाप, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हुआ। ब्रेन तक सूचना पहुंचाने का समय नहीं था, इसलिए डायरेक्ट ही एक्शन ले लिया गया। ये है प्रत्यावर्ती चाप। आई बस। अब हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती क्रियाओं के प्रकारों पर, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। प्रत्यावर्ती क्रियाएं जो हैं, रिफ्लेक्स एक्शन जो हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का जिसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, और दूसरे प्रकार का वो जिसमें कि ब्रेन की भूमिका होती है। ठीक है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है वो कौन सी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण कौन सा है? जब हमारा हाथ किसी ज्वलनशील वस्तु को छूता है, आग, मान लो आग को छू रहा है, उस समय होता क्या है? आग का जो आग की सूचना है वो हमारे हाथ के जो रिसेप्टर्स हैं, ग्राही जो हैं, वो ग्रहण करते हैं। रिसेप्टर्स के कारण क्या होता है? वहां पर उस रिसेप्टर्स के अंदर क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसके कारण जो रिसेप्टर से टच में जो डेंड्राइट्स होते हैं, द्रुमिकाएं होती हैं न्यूरॉन्स की, उनके अंदर एक विद्युत आवेग पैदा होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होता है। और ये विद्युत आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के होते हुए, और ये इलेक्ट्रिकल आवेग कहां तक पहुंचता है? ये आवेग पहुंचता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु तक। ठीक है। अब क्योंकि ये आकस्मिक स्थिति थी, आपातकालीन पोजीशन थी, इमरजेंसी पोजीशन थी, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड से ये सूचना मस्तिष्क की ओर नहीं जाती है। उससे पहले ये क्या होता है? यहाँ पे रीले न्यूरॉन्स होते हैं। रीले न्यूरॉन्स कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यानी मेरुरज्जु के अंदर। ये जो रीले न्यूरॉन्स होते हैं, ये बीच में जुड़ करके सीधा ही ये मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, देखिए ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो सेंस को कहाँ ले जा रहे हैं? ब्रेन की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन पहुंचे कहाँ तक? सिर्फ मेरुरज्जु तक ही पहुंचे। उसके बाद में रीले न्यूरॉन से जुड़ गए और वहां से मोटर न्यूरॉन से सूचना चली गई। तीन प्रकार के न्यूरॉन बताए थे ना हमने आपको। भाई ये तो सेंसरी न्यूरॉन हो गए जो बॉडी की संवेदनाओं को कहाँ ले जा रहे हैं? मस्तिष्क के लिए ले जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा हो गया मोटर न्यूरॉन जो मस्तिष्क से जो आदेश आया है उसको बॉडी पार्ट तक ले जा रहे हैं। तीसरा रीले न्यूरॉन जो हमारे मस्तिष्क में भी पाए जाते हैं और हमारी मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में भी पाए जाते हैं।
तो ये जो रिले न्यूरॉन है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये क्या करता है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और इनको और मोटर न्यूरॉन को सीधा जोड़ देता है, यहाँ सीधा जोड़ देता है। सीधा जोड़ने के कारण क्या होता है, ये आर्क यहाँ पूरा हो जाता है, ये प्रतिवर्ती चाप बन जाता है। आदेश यहाँ पास होगा और हमारा हाथ यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि मस्तिष्क का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दिमाग ने कोई काम नहीं किया इसके अंदर, सीधा ऑटोमेटिक मेरुरज्जु के माध्यम से ही स्पाइनल कॉर्ड में जो मेरुरज्जु के अंदर जो रिले न्यूरॉन थे उनके माध्यम से ही ये काम पूरा हो जाता है। ठीक है, जबकि अगर हम दूसरी कंडीशन लें कि तेज रोशनी के अंदर हमारी आंखों का जो ये तारा होता है, मोती होता है, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं टेक्निकल भाषा के अंदर, ये प्यूपिल छोटा हो जाता है, सिकुड़ करके छोटा हो जाता है ताकि कम मात्रा में रोशनी हमारी आंखों के अंदर जा पाए और हमारी आंख का जो रेटिना है वो खराब ना हो जाए, लेंस जो है वो खराब ना हो जाए। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे नर्व्स कौन सी हैं, ये आंखें होती हैं हमारे चेहरे पर, और चेहरे पे क्रेनियल नर्व्स होती हैं। अभी हमने बताया था नर्व 3 प्रकार की होती हैं, उसमें चेहरे पे जो नर्व्स होती हैं जो हमारे दिमाग में जाती हैं वो है क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल तंत्रिकाएं। तो आंखों से जुड़ी हुई होती है क्रेनियल तंत्रिकाएं। तो आंखों से क्रेनियल तंत्रिकाओं के माध्यम से सूचना जाएगी और वहां पे मस्तिष्क के माध्यम से और वापस वहां पर जाकर के रिले न्यूरॉन जुड़ता है। मस्तिष्क का जो सोचने वाला भाग है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, बाकी मस्तिष्क तक पहुंच की जरूर है, वहां पर रिले न्यूरॉन होता है और वो उसको जोड़ करके और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनके थ्रू जो है हमारी आंखों को बंद कर देता है, ये पिपल का आकार छोटा कर देता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के प्रतिवर्ती क्रिया के 2 भाग हो गए, 2 प्रकार हो गए। एक जिसमें मस्तिष्क बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता है और एक जिसमें मस्तिष्क थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है। हालांकि मस्तिष्क सोचता नहीं है दोनों ही प्रकारों के अंदर, सोचने का काम नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होता है, स्वतः होता है। अब हम एक सवाल पर विचार करते हैं कि हमारी जो मसल्स होती हैं, हमारी जो पेशियां होती हैं, ये मूवमेंट कैसे करती हैं, हलचल कैसे करती हैं, गति कैसे करती हैं। हमारा हाथ कैसे हिलने लग जाता है, जब कोई गर्म चीज के ऊपर हम लगाते हैं तो हिलता कैसे है, प्रक्रिया कैसे होती है। कोई भी गर्म चीज के हम हाथ लगा रहे हैं मान लीजिए, तो ये हाथ मूव कैसे कर जाता है। इतनी प्रक्रिया तो हमने पढ़ी कि सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, वो सेंस को दिमाग तक पहुंचाते हैं और दिमाग से आदेश आता है। ठीक है, और उसके थ्रू ये हट जाता है। ठीक है, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है अगर, तो दिमाग से आदेश नहीं आएगा बल्कि मेरुरज्जु के माध्यम से ही, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ही ये प्रतिवर्ती चाप पूरा हो जाता है और हमारा हाथ हट जाता है। लेकिन पेशियां आखिर हलचल करती कैसे, देखिए इसका तरीका ये है समझने के लिए हम बता दें कि मान लीजिए ये हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन ने कहा कि भाई कोई आदेश दिया हटाने के लिए, तो होता यह है कि हमारी जो पेशीय कोशिकाएं जो होती हैं, ये मसल्स की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, मसल सेल्स जो होती हैं, ये विशेष प्रकार की प्रोटीन की बनी हुई होती है, ये खास प्रकार की प्रोटीन की बनी हुई होती है। और इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत ये होती है कि ये अपना रासायनिक संयोजन जो है, रासायनिक संयोजन जो होता है उसको बदल सकती है। ठीक है, पेशीय कोशिकाएं जो होती हैं विशेष प्रकार की प्रोटीन की बनी हुई होती हैं और इसके कारण इनमें ये गुण होता है कि ये अपना रासायनिक संयोजन बदल सकती है और रासायनिक संयोजन के बदलने के कारण पेशियों का आकार भी बदल जाता है। तो जब भी कोई सूचना दिमाग से पेशी कोशिका तक पहुंचती है तो यहाँ पर एक जो प्रोटीन विशेष प्रोटीन होता है, इसमें एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया होती है जिसके जरिए इसका रासायनिक संयोजन बदल जाता है
और रासायनिक संयोजन बदलने के कारण इस पेशी का आकार भी बदल जाता है, और पेशी के आकार के बदलने के कारण ही हमारे शरीर के अंगों में मूवमेंट होता है, हलचल होती है, गति होती है। ठीक है, इस बात को समझने के लिए आप थोड़ा सा ये याद कर सकते हैं, आपने कठपुतली का नृत्य देखा होगा कभी, कठपुतली का खेल। तो कठपुतली के खेलों में बहुत से धागे होते हैं, तो ये मसल्स और ये जो हैं ये हमारे धागे की तरह काम करती हैं। जब कठपुतली का खेल दिखाने वाला किसी विशेष धागे को खींचता है तो कठपुतली का हाथ मूवमेंट करता है, हिलता है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारी मसल्स अपनी आकृति चेंज कर लेती हैं तो ऐसी स्थिति में खिंचाव पैदा होता है और हमारा हाथ मूवमेंट करता है, हमारे शरीर का अंग मूवमेंट करता है। तो आई बात समझ में, मूवमेंट कैसे होता है? मूवमेंट होता है हमारी मसल्स में मौजूद विशेष प्रकार की प्रोटीन के कारण। ये विशेष प्रकार की जो प्रोटीन होती है, जैसे ही ब्रेन से मस्तिष्क के हमको आदेश मिलता है, ये अपना रासायनिक संयोजन बदल लेती हैं, जिसके कारण इनकी आकृति भी बदल जाती है। और इसकी आकृति बदलने के कारण मसल्स की पेशियां, इनकी आकृति बदलने के कारण, ठीक है, क्या होता है? मूवमेंट होता है, गति पैदा होती है। ठीक है, आगे बात समझ, मूवमेंट कैसे होता है। अब हम बात करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, और इसमें हम चर्चा करेंगे मस्तिष्क पर यानी ब्रेन पर, और स्पाइनल कॉर्ड पर यानी मेरु रज्जु पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे हम मस्तिष्क से यानी ब्रेन से। देखिए, ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है हमारा, मानव शरीर का या किसी भी जीव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। मस्तिष्क जो है हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जान है। ठीक है, ये जो मस्तिष्क है उसकी जो पोजीशन की अगर बात करें तो मस्तिष्क जो है वो कहां पाया जाता है? हमारे सिर में। सिर में कहां पर? खोपड़ी में। खोपड़ी को बोलते हैं स्कल, SKULL, स्कल। हमारी खोपड़ी में पाया जाता है। खोपड़ी को हम कपाल भी बोलते हैं, कपाल। कपाल कपाल को अंग्रेजी में हम बोलें तो ये हो गया क्रेनियम, CRANIUM, क्रेनियम। तो मस्तिष्क कहां पाया जाता है? हमारे खोपड़ी में, स्कल में, क्रेनियम में। क्यों पाया जाता है? सुरक्षा के लिहाज से। मस्तिष्क बहुत ही ज्यादा डेलिकेटेड होता है, बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है, और इसकी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान ने पहले से ही मस्तिष्क को हमारी खोपड़ी में रखा है। बहुत ही मजबूत हड्डियों की जो खोपड़ी है, स्कल जो है हमारा, इसको हम कपाल बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं, इसके अंदर मस्तिष्क को रखा है। ठीक है, और कपाल और मस्तिष्क के बीच में भी एक विशेष प्रकार का द्रव भरा हुआ रहता है। इस द्रव को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क मेरु द्रव्य। मस्तिष्क मेरु द्रव्य, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेरिब्रो, CEREBRO, सेरिब्रो स्पाइनल, SPINAL, स्पाइनल फ्लूइड, फ्लूइड यानी द्रव्य, FLUID, फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड या मस्तिष्क मेरु द्रव्य। ये मस्तिष्क मेरु द्रव्य का काम क्या है? ये खोपड़ी और मस्तिष्क के बीच में भरा हुआ है, और ये जो द्रव्य है हमारी खोपड़ी को
आघातों से बचाता है। अगर खोपड़ी पे किसी भी प्रकार का आघात लगता है, हमारे सिर पर किसी प्रकार का आघात होता है, तो काफी हद तक हमारे मस्तिष्क को इन आघातों से बचा लेता है। कौन? मस्तिष्क मेरु द्रव्य यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो यानी यहां पर हमने दो बातें देखी। मस्तिष्क क्योंकि बहुत ही नाजुक चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए हमारे शरीर में दो प्रणालियां मौजूद हैं। पहली चीज तो यह है कि मस्तिष्क को जो रखा गया है, मस्तिष्क की जो पोजीशन है वो हमारी खोपड़ी में होती है, स्कल में होती है, हमारे कपाल में होती है, क्रेनियम में होती है, जो कि बहुत ही मजबूत हड्डियों का बना हुआ होता है। उसके बाद में और अधिक सुरक्षा देने के लिए उसमें कपाल के बीच में, स्कल के बीच में और मस्तिष्क जो है, हमारा ब्रेन जो है, उसके बीच में एक विशेष प्रकार का द्रव्य भरा रहता है। इसको बोलते हैं मस्तिष्क मेरु द्रव्य या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये द्रव्य क्या करता है? मस्तिष्क को बाह्य आघातों से बचाता है, बाह्य आघातों से बचाता है। ठीक है, अब जहां तक मस्तिष्क की बात है, तो मस्तिष्क, हमारा जो मानव मस्तिष्क है, उसके तीन प्रमुख भाग होते हैं। तीन प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। ये जो इस चित्र के अंदर ऑरेंज रंग में दिखाया गया है, ये सारा फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को या फोर ब्रेन को प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, या इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं सेरिब्रम, CEREBRUM, सेरिब्रम। ठीक है, तो पहला भाग है फोर ब्रेन, जिसको हिंदी में बोलेंगे अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। फोर ब्रेन को अंग्रेजी में हम दूसरे शब्द में सेरिबलम भी कह देते हैं, सेरिब्रम। ठीक है, दूसरा जो भाग है, जो इस चित्र के अंदर ये हरे रंग से दिखाया गया है, ये जो हिस्सा नजर आ रहा है आपको, ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, इसको कहते हैं मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। ठीक है, और ये जो नीचे हिस्सा नजर आ रहा है हमारे को, बाकी का गुलाबी रंग का जो ये हिस्सा नजर आ रहा है, ये जो गुलाबी रंग का जो पूरा हिस्सा नजर आ रहा है, बाकी का जो भी हिस्सा नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, या अंग्रेजी में कहते हैं हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो हमारे जो मस्तिष्क हैं उसके तीन भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, जिसको प्रमस्तिष्क भी बोल देते हैं, अंग्रेजी में इसको फोर ब्रेन या सेरिब्रम भी कहा जाता है। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, की पोजीशन हमने आपको बताई थी कहाँ होता है। ठीक है, इसको मिड ब्रेन बोलते हैं। और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क, जो कि इस चित्र में गुलाबी रंग से दिखाया गया है, इसको हिंड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, एक बार इन तीनों की पोजीशन एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें फोर ब्रेन की या अग्र मस्तिष्क की या प्रमस्तिष्क की या सेरिब्रम की, चारों इसी के नाम है, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन या सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। ये कौन सा हिस्सा है? ये जो इस चित्र के अंदर ऑरेंज कलर में दिखाया गया है, ऑरेंज कलर में जो दिखाया गया है,
ये सारा जो हिस्सा है ये है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। अगर बुक में दिए गए चित्र की हम बात करें तो बुक में दिए गए चित्र में ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, यहाँ पे सलवटें दी गई हैं, ये पूरी, ये जो पूरा हिस्सा नजर आ रहा है, ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, ये वाला, ये जो पूरा हिस्सा है, ये अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन या प्रमस्तिष्क या इसको सेरिब्रम ये कहलाता है। ठीक है। अगर हम बात करें मध्य मस्तिष्क की, तो जो इस चित्र के अंदर ये हरे रंग से जो दिखाया गया है, ये मध्य मस्तिष्क है, मिड ब्रेन है। और अगर बुक वाले चित्र की बात करें तो जो सफेद कलर का बीच में गैप आ रहा है, ये हमारा मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। ठीक है। और बाकी का जो नीचे का हिस्सा है, बाकी का जो नीचे का हिस्सा है, जो गुलाबी कलर में इस चित्र में दिखाया गया है, ये हिंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है, पश्चिम मस्तिष्क या हिंड ब्रेन, जो कि बुक में जो चित्र दिया गया उसके अंदर ये वाला हिस्सा है। बाकी का बचा हुआ जो हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा, तो पूरा हिंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। अब हम जो मस्तिष्क है उसके तीनों भागों को एक एक करके उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्र मस्तिष्क की या फोर ब्रेन की, जिसको प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम भी कहा जाता है। तो अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क, फोर ब्रेन या सेरिब्रम, ये क्या होता है? ये कौन सा भाग होता है? ये हमारे मस्तिष्क का सोचने वाला भाग होता है। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन या प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। ठीक है। अगर कोई हमसे पूछ ले कि मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन सा होता है, तो उसको हम कहेंगे प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम या अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन। ठीक है। इस भाग में क्या होता है? ये जो भाग है, अग्र मस्तिष्क कौन सा बताया था हमने? ये जो रिंग शेप है, पूरा पूरा का पूरा, ये इसमें सलवटें पड़ी हुई हैं बहुत तरह की, ये पूरा का पूरा जो भाग है, ये वाला, ये अग्र मस्तिष्क है। और इस अग्र मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे क्षेत्र बने हुए होते हैं, केंद्र बने हुए होते हैं। किनके लिए केंद्र बने हुए होते हैं? जो रिसेप्टर्स होते हैं, ग्राही जो होते हैं। हमने ग्राही के बारे में चर्चा की थी। विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो संवेदनाएं या सूचनाओं को ग्रहण करती हैं। उन ग्राहियों के लिए, उन रिसेप्टर्स से लिए सूचना जो इकट्ठी होती है वो इन क्षेत्रों में होती है। रिसेप्टरों से प्राप्त सूचना, ग्राहियों से प्राप्त सूचना एकत्र करने के लिए बहुत सारे केंद्र होते हैं, अलग अलग केंद्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के केंद्र होते हैं। ठीक है। और इसी भाग के अंदर जितनी भी संवेदनाएं हमारी होती हैं वो होती हैं, हमारी जो मेमोरी होती है, मेमोरी जानते हैं ना, हमारी याददाश्त, याददाश्त का केंद्र भी हमारे अग्र मस्तिष्क में या प्रमस्तिष्क में ही होता है। ठीक है। इंटेलिजेंसी की जो चीजें हैं, बौद्धिकता वाली जो बातें हैं, वो भी इसी के अंदर होती हैं। फीलिंग्स भी इसी भाग के अंदर होती हैं। और आइडियाज जो हमें आते हैं नए नए तरीके के, ये आइडियाज भी इस प्रमस्तिष्क में, सेरिब्रम में या अग्र मस्तिष्क में ही आते हैं। ठीक है। ये तो बात हुई अग्र मस्तिष्क की यानी फोर ब्रेन की, जिसको हम प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन, इसकी अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कहाँ है इसकी? देखिए इस चित्र के अंदर जो ये सफेद वाला हिस्सा नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, ये हिस्सा, ये है मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। ठीक है। मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क जो है,
इसका मुख्य जो काम होता है वो होता है सेरिब्रल रिफ्लेक्सों को कंट्रोल करना। किनको कंट्रोल करना? सेरिब्रल रिफ्लेक्स, CEREBRAL, सेरिब्रल रिफ्लेक्स, REFLEX। रिफ्लेक्स यानी होता है प्रतिवर्ती क्रिया, प्रत्यावर्त, प्रतिवर्ती क्रिया। अभी हमने ये बताया थोड़ी देर पहले आपको कि प्रतिवर्ती क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की तो वो जिनके अंदर दिमाग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मेरुरज्जु का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको तो हम कह देते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है। और जिनके अंदर दिमाग का थोड़ा बहुत रोल होता है, जैसा कि हमने बताया था कि आंखों की जो पुतलियां होती हैं, आंखों की जो पुतलियां होती हैं, तेज रोशनी पड़ने पर वो सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। और ये सब होता है चेहरे की जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं, उनके माध्यम से और रिले न्यूरॉन के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रेन की थोड़ी सी भूमिका आ जाती है। ब्रेन का जो सोचने वाला, नहीं सोचने वाला जो भाग है वो कुछ हद तक इसमें भूमिका निभाता है, क्योंकि जो रिले न्यूरॉन्स होते हैं ये ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, तो ब्रेन के रिले न्यूरॉन इसमें काम आते हैं। इसलिए इस प्रकार के रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्स, ठीक है, जिसमें दिमाग का थोड़ा सा भूमिका होती है। तो मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन का जो काम होता है वो होता है सेरिब्रल रिफ्लेक्सों को, सेरिब्रल प्रतिवर्ती क्रियाओं को, ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाओं को जो कि सेरिब्रल द्वारा जो है कंट्रोल्ड होती है, नियंत्रित होती है, नियंत्रित कंट्रोल्ड होती है, उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक। सेरिब्रल रिफ्लेक्सों को कंट्रोल करते हैं। मध्य मस्तिष्क का काम क्या है? सेरिब्रल रिफ्लेक्सों को कंट्रोल करना, सेरिब्रल रिफ्लेक्सों को कंट्रोल करना। सेरिब्रल रिफ्लेक्स का मतलब है ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करना जो कि मस्तिष्क, जिनमें कि मस्तिष्क की थोड़ी सी भूमिका होती है, ठीक है। जैसे आंखों की पलकों को झपकाना, पलकें हमारी झपकती है ना, वो ही सेरिब्रल रिफ्लेक्स है। और तेज रोशनी आने पर आंखों के जो तारा है, प्यूपिल जो है, उसका सिकुड़ जाना, छोटा हो जाना, ये भी सेरिब्रल रिफ्लेक्स है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क के यानी ब्रेन के तीसरे प्रमुख भाग पर, जिसका नाम है पश्चिम मस्तिष्क, जिसको हम बोलते हैं हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क या हिंड ब्रेन। ये हिंड ब्रेन कौन सा है? देखिए, ये तो हमारा हो गया फोर ब्रेन यानी प्रमस्तिष्क, ये व्हाइट वाला हिस्सा हो गया हमारा मध्य मस्तिष्क, और बाकी का जो हिस्सा बच रहा है, ये जो बाकी का हिस्सा बच रहा है तो पूरा ये सब का सब है पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या हिंड ब्रेन, ठीक है। अब पश्चिम मस्तिष्क या हिंड ब्रेन जो है ये भी तीन भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? तीन भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से तीन भागों में बटा हुआ है? पहला भाग है पोन्स। पोन्स पोन्स वाला भाग कौन सा है? देखिए, ये उभार वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये उभार और ये आ रहा है, ये हिस्सा, ये है पोन्स, ठीक है। ये पोन्स, ये वाला हिस्सा पोन्स, ठीक है। दूसरा हिस्सा है अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। ये जो
नजर आ रही है ये डिजाइन से, ये अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ठीक है, या सेरिबेलम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो हिस्सा नजर आ रहा है बाकी का, ये वाला कट होकर के ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, ये वाला पूरा, ये है मेडुला, ये हिस्सा, ये है मेडुला, इसको मेडुला ऑब्लंगेटा भी बोलते हैं या खाली मेडुला भी बोलते हैं, ठीक है। तो पश्च मस्तिष्क जो है, हिंड ब्रेन जो है, उसके 3 प्रमुख भाग हैं। एक भाग है पोन्स, दूसरा भाग है अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, और तीसरा भाग है मेडुला, ठीक है। अब ये तीनों भागों के काम क्या क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, ये जो पोन्स है, ये हमारे श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है, श्वसन तंत्र, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है हमारे मस्तिष्क के, पश्च मस्तिष्क के भाग पोन्स द्वारा। ये पोन्स क्या करता है, श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है, को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगर हम बात करें अनुमस्तिष्क की, यानी इस वाले भाग की, अनुमस्तिष्क की इस वाले भाग की अगर हम बात करें, तो अनुमस्तिष्क, जिसको हम सेरिबेलम भी बोलते हैं, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम का जो काम होता है वो होता है ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है ना हमारी, उनकी परिशुद्धि, यानी उनकी करेक्टनेस, परिशुद्धि, ऐच्छिक क्रियाओं की, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि और शरीर की संस्थिति और संतुलन, बैलेंस, शरीर का जो बैलेंस बनता है उसके लिए उत्तरदायी होता है अनुमस्तिष्क। किस चीज के लिए होता है, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, जो भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनकी परिशुद्धि, यानी एक्यूरेटनेस उस पर, और संतुलन, जो बैलेंस शरीर का होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। कौन होता है, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, ठीक है। और इस अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम के कारण ही हमारे द्वारा साइकिल चलाना या सीधी रेखा में चलना या किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना, कोई भी वस्तु को उठाना संभव हो पाता है। यदि हम बात करें मेडुला की, तो मेडुला की पोजीशन क्या होती है, देखिए मेरा मेडुला, यहां पर मेडुला की पोजीशन है, ठीक है। अब मेडुला का काम क्या है, मेडुला का काम है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, अनवॉलेंट्री जो होती हैं, इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटीज होती हैं, अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करना, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। यहां ध्यान रहे, मेडुला जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है, जबकि अनुमस्तिष्क जो है ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। मेडुला हो रहा है अनैच्छिक के लिए, ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेडुला। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या है, जैसे ब्लड प्रेशर, रक्त दाब, हमारी मुंह में जो लार बनती है, वो लार, किसी भी अच्छे पकवान को देखकर मुंह में लार जो आती है, वो एक अनैच्छिक क्रिया है, उसको भी मेडुला ही नियंत्रित करता है। हमें कभी कभी वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है, वमन हो जाता है, उल्टी हो जाती है, तो इसको भी नियंत्रित करता है मेडुला। कभी कभार छींक या खांसी जो आती है हमें, वो भी मेडुला जो है वो करता है, नियंत्रित करता है।
इसके अलावा पाचन क्रिया, हमारी हमारी जो हृदय की जो गति होती है, हार्ट बीट जो होती है वो, और हमारा जो श्वसन की जो गति होती है वो भी मेडुला जो है नियंत्रित करता है। ठीक है। मस्तिष्क के बाद में अब हम चर्चा करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दूसरे महत्वपूर्ण भाग यानी मेरुरज्जु पर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दूसरे महत्वपूर्ण भाग यानी स्पाइनल कॉर्ड पर। मेरुरज्जु को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब यहां पर बहुत संक्षिप्त चर्चा हम करेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरुरज्जु जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, वो हमारी पीठ की तरफ होती है। यह मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है, पश्चिम मस्तिष्क जो होता है हमारा उससे जुड़ी हुई होती है, और रीढ़ की हड्डी में होती है। और ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, मेरुरज्जु जो होती है, वो हड्डियों के विशेष ढांचे से सुरक्षित होती है। हड्डियों का एक खास प्रकार का ढांचा होता है, पूरी रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, वो रीढ़ की हड्डी इसके ऊपर चढ़ी हुई रहती है। इसमें ये स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है, मेरुरज्जु मौजूद होती है। ठीक है। अब इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसका इसका जो महत्वपूर्ण काम क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड का। देखिए, इसके काम दो महत्वपूर्ण काम। पहला काम तो क्या है, पहला काम, कोई भी मैसेज हो बॉडी पार्ट का, वो पहले स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचेगा और फिर वहां से ब्रेन को पहुंचेगा। तो मैसेज को बॉडी पार्ट से, शरीर के अंगों से और ब्रेन तक पहुंचाना, और ब्रेन से शरीर के अंगों तक पहुंचाना, ये इसका पहला महत्वपूर्ण काम। ठीक है। दूसरा काम क्या है, ये जो स्पाइनल रिफ्लेक्स होते हैं वो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो कि मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं, उनको बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स। हमने दो प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं बताई थी, चर्चा की थी। एक को हमने सेरिब्रल रिफ्लेक्स कहा था और एक को स्पाइनल रिफ्लेक्स कहा। स्पाइनल रिफ्लेक्स जो होता है उसके अंदर मेरुरज्जु की यानी स्पाइनल कॉर्ड की भूमिका होती है, और सेरिब्रल जो रिफ्लेक्स होता है, सेरिब्रल प्रत्यावर्ती क्रियाएं जो होती हैं, उनके अंदर हमारे दिमाग की थोड़ी सी भूमिका होती है। ठीक है। तो ये स्पाइनल रिफ्लेक्सों को, इनको स्पाइनल रिफ्लेक्सों को, मेरुदंडीय जो रिफ्लेक्स होते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स को हम लिख सकते हैं मेरुदंडीय, मेरुदंडीय प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, इनको नियंत्रित करता है। ठीक है। यानी इस टॉपिक में ध्यान रखने वाली बात इतनी सी है कि मेरुरज्जु की पोजीशन कहाँ पर होती है, हमारी पीठ में होती है। रीढ़ की हड्डी के आवरण के अंदर ये मेरुरज्जु मौजूद होती है। इसके दो कार्य होते हैं। पहला कार्य तो मैसेज को ट्रांसमिट करना, कहाँ से कहाँ पर, बॉडी पार्ट से और ब्रेन के लिए, और ब्रेन से बॉडी पार्ट के। ठीक है। दूसरा काम, मेरुदंडीय जो प्रत्यावर्ती क्रियाएं होती हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, उनको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। ये इसके दो काम।